अब आप सुनेंगे रेडियो खांची 90.4 FM पे कार्यक्रम रूबरू। आज हमारे रेडियो खांची के स्टूडियो में उपस्थित हैं शहर के जाने माने कवि प्रकाश देवकुलिश। प्रकाश जी के बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज की जो जवान पीढ़ी है वो शायद नहीं जानती होगी। प्रकाश देवकुलिश जी आकाशवाणी रांची में पदाधिकारी थे और काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पर बहुत सारी जगहों पे आकाशवाणी में उन्होंने अपना योगदान दिया। उसके साथ बड़े ही संवेदनशील, बड़े शांत प्रवृत्ति के ये आदमी हैं और लिखने से इनका साबका बहुत पुराना रहा। अभी भी एक पत्रिका निकलती है सब लोग, जिससे ये जुड़े हुए हैं और इनकी अभी एक कविता पुस्तक भी आई है जिसकी कुछ रचनाएं आज ये सुनाएंगे, आपसे बातें करेंगे। तो प्रकाश देवकुलिश जी अपनी कविताओं के साथ आज उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं अब माइक्रोफोन रंजन के हाथ में देता हूं। अब रंजन बातें करेंगे प्रकाश देवकुलिश जी से और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि वो उनकी नई कविताएं से श्रोताओं को रूबरू कराएं। थैंक यू सो मच विनोद सर। अभी श्रोताओं हमारे साथ हमारे डायरेक्टर मौजूद थे जिन्होंने हमारे साथ एक कवि महोदय को बुलाया है, प्रकाश देवकुलिश सर को, जो कि पहले आकाशवाणी रांची में भी काफ़ी योगदान दे चुके हैं और हाल ही में इनकी एक पुस्तक कविता संग्रह लॉन्च हुई है जिसका नाम है असंभव के विरुद्ध। इससे पहले कि हम और भी बातें करें, हम चाहते हैं श्रोताओं कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं प्रकाश देवकुलिश सर का एक बार फिर से स्वागत करें रेडियो खांची 90.4 FM के स्टूडियो में। सर, इससे पहले कि हम और बातें करें, मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा। मैं इसलिए भी कुछ नहीं कहता उसे, मैं इसलिए भी कुछ नहीं कहता उसे, ये जिंदगी रहती नहीं तो इश्क क्या। अब मैं चाहूँगा कि सर, मैंने एक शेर छेड़ी है तो आप हमारे श्रोताओं को पहले अपनी हाल ही के काव्य संग्रह असंभव के विरुद्ध से कुछ सुनाएं। सबसे पहले तो मैं रेडियो खांची के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है, आप लोगों ने मुझे स्टूडियो में बुलाया है और मेरे विषय में श्रोताओं को परिचित कराया है। तो जैसा आपने कहा कि सबसे पहले कविता, तो मैं, चूँकि हम लोग रांची में बात कर रहे हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हाँ। तो मैं सबसे पहले एक ऐसी ही कविता सुनाता हूँ जो आदिवासियों की ज़िंदगी से, उनकी सरलता से, उनकी निश्चलता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। कविता का शीर्षक है वनपुत्रो। वनपुत्र। तुम्हें छूकर जो चलती है हवा सहज हो जाती है। तुम्हें छूकर जो चलती है हवा सहज हो जाती है। मिलती है निश्चलता की गंध जब तुम मिल जाते हो। तुम्हें छूकर जो चलती है हवा सहज हो जाती है। मिलती है निश्चलता की गंध जब तुम मिल जाते हो। तुम हो तो प्रकृति बाकी है अभी। तुम हो तो प्रकृति बाकी है अभी। पेड़ों के पत्ते तुम ही तो हो। पेड़ों के पत्ते तुम ही तो हो। हरितिमा लिए सांसें दे रहे हमें। अब भी लय और ताल की तुम्हारी रातों में बिन रही है परस्परता, एकता, एक सूत्रता। अब भी लय और ताल की तुम्हारी रातों में बिन रही है परस्परता, एकता, एक सूत्रता। जो उनके उत्सव होते हैं, रात भर वे जो नृत्य करते हैं, उसी की ओर इशारा है। अब भी लय और ताल की तुम्हारी रातों में बिन रही है परस्परता, एकता, एक सूत्रता। सरना सरहुल कर्मा में तुम पोसते हो हरियाली को। अपनी कमजोर आंखों पके बालों के साथ लाठी पकड़ के चलते हुए जब मैं देखूंगा, अपनी कमजोर आंखों पके बालों के साथ लाठी पकड़ के चलते हुए जब मैं देखूंगा, ऐसे ही दिखोगे ना तुम मुझे वनपुत्रो। ऐसे ही दिखोगे ना तुम मुझे वनपुत्रो। टुइला तुरही के शब्द ऐसे ही तुम्हारी निश्चलता गा रहे होंगे ना। टुइला तुरही के शब्द ऐसे ही
तुम्हारी निश्चलता गा रहे होंगे ना, अखरा, धुमकुड़िया और घोटुल इतिहास के पन्ने तो न बन जाएंगे। अखरा, धुमकुड़िया और घोटुल इतिहास के पन्ने तो न बन जाएंगे। क्या हो सकता है एक प्रयास, क्या हो सकता है एक प्रयास कि चांद और मंगल की दौड़ में शामिल रहकर भी तुम में बची रहे पृथ्वी। क्या हो सकता है एक प्रयास कि चांद और मंगल की दौड़ में शामिल रहकर भी तुम में बची रहे पृथ्वी। बहुत सही सर। ऐसा लग रहा है कि आपने जो किताब का नाम दिया है अपने कविता संग्रह का, असंभव के विरुद्ध, ये पूरी रचना उसी और इंगित करता है कि हाँ, असंभव के विरुद्ध कुछ हो सकता है। आप ये वन पुत्रो जब आप सुना रहे थे तो मुझे अपनी एक शेर याद आया कि ये झरने ये पर्वत क्या क्या कह रहे हैं, ये झरने ये पर्वत क्या क्या कह रहे हैं, ये मुरझाए दरख्त क्या क्या कह रहे हैं, सुनो गौर से फिर ये मालूम होगा, शिकायत हिफाजत क्या क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब सर हम आगे बात करें, ये तो कविताओं की बात हो गई, अब हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? देखिए, मैं बिहार के भागलपुर का हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। वहाँ मैंने TNB महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स था मेरा। और उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। इसी बीच में कुछ और जगह भी कोशिश कर रहा था, तो इस बीच में मौका मिल गया आकाशवाणी में ज्वाइन करने का, तो मैंने आकाशवाणी ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने हिंदी की तैयारी की और हिंदी लिटरेचर में फिर MA किया सर्विस करते हुए। और फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू से मैं फिर कार्यक्रम अधिशासी बना आकाशवाणी में। तो ये मेरी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा की यात्रा यही है। और शुरू से ही कविताओं के प्रति एक लगाव था, कविताएं लिखता था। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं था तो साइंस ग्रेजुएट, लेकिन साहित्य की से रुचि की वजह से फिर मैंने हिंदी में MA किया। और वो जो तब से जो कविता लेखन का सिलसिला चला वो चलता रहा। और कार्यक्रम अपनी जो नौकरी के दौरान तो समय कम मिल पाया, तो रिटायरमेंट अवकाश प्राप्ति के बाद तब मेरी ये कविता पुस्तक जो है वो ज्ञानपीठ प्रकाशन से आई पिछले साल। आपको ये असंभव के विरुद्ध पुस्तिका के लिए बहुत बहुत बधाई सर, और शुभकामनाएं। सर, अब आप बताइए कि आपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। आपने पत्रकारिता की है, रेडियो में आप रहे हैं, लेखनी भी करते हैं, आप साइंस बैकग्राउंड के रहे हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव कैसा रहा है? देखिए, क्या है ना, व्यक्ति के अंदर एक मूल एक चरित्र होता है, एक मूल उसकी भावना होती है, तो वो हर जगह मौजूद रहता है। चाहे आप विज्ञान पढ़ रहे हो या कला पढ़ रहे हो, आप सर्विस में हो या लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो या पत्रकारिता कर रहे हो, तो वो एक मूल चीज़ होती है कि मूल्यों की थोड़ी परवाह हो, मनुष्यता की थोड़ी चिंता हो, लोगों की संवेदना के प्रति एक लगाव हो। तो ये मैंने ये महसूस किया है कि मेरे हर फील्ड में ये गाइडिंग फोर्स मेरे लिए यही चीज़ें रही हैं। जब मैं पत्रकारिता भी करता हूँ, और सब लोग, जैसा कि विनोद जी ने, आपके डायरेक्टर साहब ने बताया कि सब लोग पत्रिका एक दिल्ली से निकलती है, उसका मैं संयुक्त संपादक हूँ। तो उसमें भी जब मैं काम करता हूँ, लोगों के जो आलेख आते हैं उनसे इंटरेक्ट करना, उनके आलेखों पर अपने मंतव्य देना, हर समय आपको ये ख्याल रहे कि आप एक बेहतर मनुष्य हैं और जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर भी बेहतर मनुष्य को पैदा करने की या रचने की आप कोशिश करें। तो ये मेरा मूल जो है, मेरा झुकाव यही रहा। कहते हैं ना ऐसे भी कि कविता खास करके जो लिखते हैं कि कविता लिखी नहीं जाती है, रची जाती है, गढ़ी जाती है। जैसे मूर्तिकार एक मूर्ति रचता है, उसे गढ़ता है, बनाता नहीं, वैसे ही कविता लेखनी भी एक प्रक्रिया है जिसे आप अपने अंतरात्मा से, आत्मीयता से पूरी करते हैं। तो सर, कविता लेखनी की बात आती है तो एक लेखक जो होता है, अभी आप संपादक भी हैं, तो किन विषयों पर ध्यान रखना चाहिए विशेषकर? सबसे पहली बात तो यह है कि आपके अंदर एक संवेदना होनी चाहिए। जब संवेदना रहेगी तो फिर आप जीवन के उतार चढ़ाव में भी जो कुछ तत्व ऐसे होंगे जिन पर चर्चा करके आप सामान्य मनुष्य के अंदर एक
अच्छे गुण का विकास कर सके वो होगा। या फिर जो समाज में जो लोग की मेहनत कर रहे हैं, श्रमजीवी हैं, या जो थोड़े वंचित हैं, या जो जितना कर रहे हैं उतना पा नहीं रहे हैं, इन लोगों की संवेदना के प्रति आपका लगाव होगा। तो ये चीजें कविता पैदा करती हैं। जब आप देखते हैं, आप किसी कामगार औरत को देखते हैं, किसी मजदूर को देखते हैं, आप हर सुबह जो है लाइन में लगे हुए मजदूर, राजमिस्त्री और रेजा जो कि सामान की तरह खड़े होते हैं बिकने के लिए, उनको देखते हैं, तो उनसे आपके अंदर कविता पैदा होती है। वो चीजें आपके अंदर कविता पैदा करती हैं। वो भाव कहीं ना कहीं होता है कि आप फील कर सकें। होता है ना कि लिटरेचर वही समझ सकता है या गढ़ सकता है जो लोगों से थोड़ा हट के सोचे, क्योंकि आम जन सब कुछ सब कोई देखता है। अभी आपने कहा कि रेजा मजदूरी के लिए बहुत लोग खड़े रहते हैं, उसे आम जीवन में हर एक लोग देखता है, हर कोई कहीं ना कहीं देखता है, लेकिन हर कोई नहीं गढ़ सकता उस पर कुछ रचना। तो एक राइटर होने का ये फायदा है कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हो। किसी भी पल में आप कोई भी भाव में हो, आप कुछ ना कुछ रच सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है सर। बातें बहुत है करने को, पर मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को एक और कविता सुनाएं। एक कविता, जैसे मैंने कहा कि जो कामगार वर्ग है, जिसको कि हम एक तरह से वंचित वर्ग भी कह सकते हैं, तो एक कविता है जिसका शीर्षक है रधिया दाई। रधिया दाई छोटी सी कविता है। इसमें थोड़ा सा जो हजारीबाग में या यहाँ जो खोरठा बोली जाती है, थोड़ा उसकी विछुअन है इसमें। बिल्कुल सुनाइए सर। रधिया दाई। कोई बोले न बोले, करार हो न हो, पर्व त्योहार पर अचानक आंगन ओसारा जरूर धोने लगती है रधिया दाई। कोई बोले न बोले, करार हो न हो, पर्व त्योहार पर अचानक आंगन ओसारा जरूर धोने लगती है रधिया दाई। कोई रोके या टोके तो उनकी बातों को शांति और स्थिरता के साथ झाड़ू से सिहार देती है रधिया दाई। कोई रोके या टोके तो उनकी बातों को शांति और स्थिरता के साथ झाड़ू से सिहार देती है रधिया दाई। परब में ना धोए थे बोल देती है, परब में ना धोए थे बोल देती है, और बूढ़े काले हाथों से परंपरा की लौ बचाती हुई भर बाल्टी पानी उड़ेल देती है रधिया दाई। परब में ना धोए थे बोल देती है, और बूढ़े काले हाथों से परंपरा की लौ बचाती हुई भर बाल्टी पानी उड़ेल देती है रधिया दाई। सादे जल से भर देती है घर में रंग, सादे जल से भर देती है घर में रंग, हमारे आंगन ओसारे को करके आर्द्र नम, हमारे आंगन ओसारे को करके आर्द्र, खुद सूखी रोटी और सब्जी आंचल में बांध खुशी खुशी चल देती है रधिया दाई। खुद सूखी रोटी और सब्जी आंचल में बांध खुशी खुशी चल देती है रधिया दाई। क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत सर। एक मतलब याद आया अपने जिस पूरे फॉर्मेट में आपने कविता आपने कही है कि मुफलिसी ने कर दिया लाचार मुझको, मुफलिसी ने कर दिया लाचार मुझको, इसलिए भाते नहीं त्योहार मुझको। अच्छा। कई बार ऐसे होते हैं कि आप जिस मजदूर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जिस कामगार औरत के बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसे होते हैं कि दूसरों के खुशियों में शामिल होते हैं पर अपनी खुशियाँ कम पड़ जाती हैं, कहीं ना कहीं वो खुश नहीं होते। खैर ये सारी बातें तो चलती रहेंगी सर। मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को आप जाते जाते एक मैसेज दें कुछ। से पहले मैं आपको बता दूं सर कि जाने से पहले भी आपको एक कविता सुनानी होगी। तो पहले मैं कविता कह लूं? बिल्कुल सर, एक और कविता सुनाइए। एक कविता जो है वो भी आदिवासी जीवन से जुड़ा हुआ है, और लेकिन उसमें पर्यावरण की चिंता है जो एक अभी की एक मुख्य समस्या है, और जिसमें कि आदिवासियत एक बड़ा योगदान कर सकती है। तो एक कविता है, उसका शीर्षक है तरकीब। ये बिल्कुल नई कविता है। हाँ। तरकीब। नए साल के संकल्पों की तरह, चुनाव पूर्व वादों की तरह हम जो भूल जा रहे हैं, नए साल के संकल्पों की तरह, चुनाव पूर्व वादों की तरह हम जो भूल जा रहे हैं,
अपनी ही सांसों की सुरक्षा की चिंता, याद रखने की है एक तरकीब। हम जो भूल जा रहे हैं अपनी ही सांसों की सुरक्षा की चिंता, याद रखने की है एक तरकीब। सरहुल कर्मा टूसू बाहा मनाएं वर्ष में कई कई बार। सरहुल कर्मा टूसू बाहा मनाएं वर्ष में कई कई बार। पैरों के साथ थिरकते जूड़ों में खोसे सखुआ फूल। पैरों के साथ थिरकते जूड़े में खोसे सखुआ फूल। पाहन के हाथों पेड़ों पर लिपटे धागे। सैकड़ों गले से निकलते गीत शायद उतर जाएं गहरे। पैरों के साथ थिरकते जूड़े में खोसे सखुआ फूल। पाहन के हाथों पेड़ों पर लिपटे धागे। सैकड़ों गले से निकलते गीत शायद उतर जाएं गहरे जनमानस में। और वृक्षों पर उठी कुल्हाड़ियां सहम जाएं। और वृक्षों पर उठी कुल्हाड़ियां सहम जाएं। क्या बात है, क्या कहने सर। आपकी कविताएं सारी सुनने के बाद अगर फील करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इतने मार्मिक, और ये सारी चीजें समाज में चल रही है। बस आपने एक नजरिया से देखा उसे और उसे महसूस किया और उसे अपने कलम से उसे धार दिया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और बहुत अच्छी कविताएं हैं आपकी। आपकी असंभव के विरुद्ध कविता संग्रह मुझे लगता है कि बहुत अच्छी प्रकाशन से छपी है, और ज्ञानपीठ से, और आगे चलकर ये बहुत पॉपुलर होने वाला है। मैं अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ सर। अब मैं चाहता हूँ कि जाते जाते हमारे श्रोताओं को एक मैसेज दे दें। देखिए, चूंकि हम लोग एक काव्य संकलन पर चर्चा कर रहे हैं, कविताओं की और साहित्य की, आपने भी कुछ अच्छे अच्छे शेर सुनाए, तो उन भावनाओं पर बात कर रहे हैं। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि एक तो साहित्य के प्रति थोड़ा संवेदनशील हम हों, बिल्कुल, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज को दिशा दिखाता है। बिल्कुल। एक अखिलेश जी हैं तद्भव पत्रिका के संपादक, उन्होंने अपने संपादकीय में लिखा है कि जब समाज परेशान हो जाता और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वो साहित्य की ओर नजर बिल्कुल ले जाता है। तो साहित्य पर बड़ी जिम्मेवारी है, और साहित्य बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर सकता है। तो हमारे अंदर साहित्य, कला, संगीत, इसके प्रति संवेदना हो, और जब हम उनमें जाएं, उनके प्रति अभिव्यक्ति करें, तो फिर उस कला के धर्म को भी अच्छी तरह से का निर्वाह करते हुए उसकी अभिव्यक्ति करें। यानी हम संवेदना के प्रति भी जागरूक रहें और कलाओं का जो धर्म है उसके प्रति भी जागरूक रहें। मुझे लगता है कि ये जागरूकता हमारे समाज के निर्माण में या रचनात्मकता में योगदान दे सकती है। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने साहित्य की जिम्मेदारी के बारे में समाज को समझाया है। कहते हैं ना कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, पर यहाँ लिटरेचर की बात करें, वो सोसाइटी को दर्शाता है, बहुत सही है, पर वो सोसाइटी को कैसे बेहतर कर सकता है ये भी बताता है। तो इसी के साथ श्रोताओं बताऊं कि हमारे साथ अभी मौजूद थे शहर के जाने माने कवि प्रकाश देवकुलिश जी, जो कि आकाशवाणी रांची में भी काम कर चुके हैं। और श्रोताओं मैं बताऊं आपको कि दिल्ली से निकलने वाली सब लोग पत्रिका में प्रकाश सर संयुक्त संपादक भी हैं, और हमने कई सारी मुद्दों पे बात की, खासकर समाज और लेखनी के बारे में। हमें लगता है कि बहुत सारी जानकारियां आपको मिली होगी प्रकाश सर से, और मुझे भी मिली है। अब श्रोताओं क्योंकि समय हो चला है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे विदा लूं, तो मुझे दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूबरू। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे और ढेर सारी बातों के साथ, ओनली ऑन 90.4 FM, हम सबका रेडियो।